निर्माण के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा आपको। तो भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। भारत के संविधान का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, संविधान सभा का गठन। और ये कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था, 1946 में भारत आया था। मैं बताऊं, भारतीयों की मांग संविधान को लेकर बहुत पहले से होती रही है और पहली बार 1895 में, पहली बार 1895 में संविधान की मांग की गई थी। इसके बाद 1917 में भी मांग की गई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और एनी बेसेंट ने ये मांग की थी अध्यक्ष रहते कांग्रेस के मंच से। तिलक साहब ने भी मांग की थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 में, उसने भी संविधान सभा के निर्माण के लिए कहा था। तो ये मांग भारतीयों की बहुत पहले से थी। अब आपको संविधान मिल रहा है, इसकी भी बहुत सारी वजह थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। इसमें अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब दो तरीके हैं कि वो भारत पर राज करें। या तो उन्हें बहुत बड़ी सेना चाहिए जो ज़बरदस्ती भारतीयों पर नियंत्रण रख सके, और या फिर वो अहिंसक तरीके से ही भारतीयों को, भारत को उनके हाथों में सौंपकर चले जाना चाहिए। तो उनके ही कई बड़े अधिकारियों ने ये कहा कि अब ब्रिटेन को भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो दरअसल संविधान का निर्माण एकाएक नहीं हुआ। इससे पहले भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो मुगलों के कानून के अनुसार, इस्लामिक कानून चलता था उसके अनुसार थी। अब मुगल खत्म हो गए, अंग्रेज़ों ने उनका स्थान ले लिया। तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट बनाए थे और इन्हीं चार्टर एक्ट के माध्यम से वो शासन करते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा पहला चार्टर एक्ट 1773 में बनाया गया था। पहला चार्टर एक्ट 1773 में बनाया गया था। इसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। पहले मैं थोड़ा सा आपको चार्टर एक्टों के संबंध में चर्चा कर दूं, फिर आपसे मैं संविधान के बारे में बात करूंगा। तो इससे पहले अंग्रेज जब शुरू में भारत में सेटल हुए, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा बक्सर के युद्ध के बाद ही हो गया और वो 1803 में दिल्ली में उनका शासन हो गया। और इससे पहले ही वो बक्सर के युद्ध के बाद वो एक छत्र लमसम शासक थे भारत के। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अब दीवानी मिली, इसका मतलब उन्हें भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला भारत में। तो अब इस व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ न कुछ कानून होने चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने पहला कानून जो पास किया था अंग्रेज़ों ने, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। पहला जो कानून पास किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग जो एक्ट है ये उन्होंने 1773 में बनाया था। 1773 में ये बनाया था और ये यहाँ पर लागू हो पाया 1774 में। लागू हुआ ये 1774। इसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे मुख्य न्यायाधीश। और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम चैम्बर्स
लिमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार भारत के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप शुरू होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में। लागू कब हुआ? 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट इसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो एक आध महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं उनकी चर्चा करूंगा। जो महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट हैं मैं उनकी आपसे चर्चा करूंगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट बना था पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया जो एक्ट था ये बना था 1784 में। पिट्स के द्वारा तैयार किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद भी कई बने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, और 1813 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी 1813 के चार्टर एक्ट में। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी 1813 के चार्टर एक्ट में। पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। पहली बात, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब वो व्यापार नहीं करेगी अब, है ना, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा व्यापार बचा। चाय और चीनी व्यापार पर नियंत्रण बना रहा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तो पहले वो नील, शोरा, अफीम, इन चीज़ों का व्यापार किया करती थी, चीनी। बाद में वो सभी का व्यापार करने लगी, और फिर वो राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी, और राजनीतिक रूप से वो धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीयों की शिक्षा और साहित्य पर खर्च के लिए, भारतीयों की शिक्षा और साहित्य पर खर्च के लिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरी बात, भारतीयों की शिक्षा और साहित्य पर खर्च के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। दो बातें आप याद रखें, ये सभी परीक्षाओं में, ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में आ चुके, ये कई बार ये सवाल पूछे जा चुके, ये छोटी मोटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जा चुके। मतलब अंग्रेजों ने पहली बार आज तक पैसे यहाँ से कमाए 18, हालांकि ये 1,00,000 रुपए बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम भारत में शुरू किया कि वो भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए हर साल खर्च करेंगे। अभी ये बात तय नहीं हो पाई कि ये पैसा किस पर खर्च होगा, कौन सी शिक्षा के विकास के लिए खर्च होगा। बाद में आपको आगे चलकर मैं भारत में शैक्षिक विकास पढ़ाऊंगा, तब आपको इस संबंध में चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मेकाले ने एक प्रोविजन तैयार किया था, 2 फरवरी 1835 को। इसको कहते हैं मैकाले घोषणा पत्र। ये तैयार कब हुआ? 2 फरवरी 1835 को। और मैकाले ने तैयार किया था, इसके तहत ये जितना पैसा सरकारी, जो 1,00,000 रुपए निर्धारित है, जो भी खर्च होगा
ये अंग्रेजी साहित्य के विकास पर खर्च होगा। ठीक है ना, किस पर खर्च होगा? अंग्रेजी साहित्य के विकास पर शुरुआत हुई एक अच्छी 1813 में 1 लाख रुपए से। ठीक है, चलूँ आगे मैं। तो इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट है वो 33 का आता है। अगला चार्टर एक्ट है वो 33 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। जो कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। मैंने आपको बोला था 13 में उसका चाय और चीनी व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चीनी का मतलब शुगर से नहीं है, चीनी का मतलब चाइनीज ट्रेड है ना। अफगानिस्तान से अंग्रेज अफीम खरीदते हैं और उसे चीन में बेचते हैं और इसमें उन्हें बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यापार है? चीनी व्यापार है। ठीक है, चीनी मतलब चाइनीज, चीन देश के साथ व्यापार है, इसी को क्या कहते हैं हम? चीनी व्यापार। तो इस व्यापार को भी खत्म हो गया। मतलब अब चाय का भी व्यापार नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और चीनी व्यापार भी खत्म हो गया। वो हालांकि गलत कार्य था, किसी देश से आप अफीम खरीद रहे हो, दूसरे देश के लोगों को बेच रहे हो। अफीम बेच के कोई पढ़ाई थोड़ी करेगा, देश के विकास के कार्य थोड़ी करेगा। अफीम कोई खाएगा तो आप जानते ही क्या करेगा वो। तो ये वाला भी समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए काम ज़्यादातर उनके हिसाब से सही रहे होंगे, पर देश दुनिया में जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं वो उनके कार्यों की वजह से ही खड़ी हुई हैं। तमिलों की समस्या है, कितनी कठिन परिस्थितियों में उनको डाल दिया। दुनिया में जितनी समस्याएं पैदा हुई हैं, इजराइल फिलिस्तीन की समस्या है, वो ज़्यादातर समस्याएं उन्होंने पैदा करी अपने हिसाब से, और वो समय रहते बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं होती। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में ये महत्वपूर्ण बात। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का भी है ना। लेकिन मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहता हूँ। दरअसल 1857 का भारत में विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह बहुत बड़ा था। ठीक है ना। तो 1858 में भी एक 1858 का एक्ट और सरकार ने पास किया था, ब्रिटिश सरकार ने, जिसके तहत कंपनी का जो एकाधिकार था, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, भारतीय मामलों पर जो अधिकार था ना, उसका जो शासन करने का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और शासन करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। शासन करने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। ये और आप ध्यान रखना 1858 के एक्ट से। दरअसल इसमें बड़े परिवर्तन किए थे। ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था भारत में, और दक्षिण भारत को अगर छोड़ दें तो पूरे भारत से अंग्रेजों को बाहर ठेल दिया था। भारतीयों ने मिलकर लमसम बाहर कर दिया था। कैनिंग ने तो यहाँ तक कहा है, लॉर्ड कैनिंग के समय ये विद्रोह हुआ था, कैनिंग ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमको कल ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधना होता, कैनिंग ने कहा। तो सिंधिया ने भी साथ दिया था, दक्षिण भारत के लोगों ने उधर भी साथ दिया था, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी, ज़्यादातर लोगों ने साथ दिया था। 1857 के विद्रोह की चर्चा मैं आपसे अलग से करूँगा। तो इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और शासन करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। ठीक है ना। तो ये, और इसके बाद आप 53 के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण है 1919 का, नहीं 1909 का और करिए आप, 1909 का है ये मिंटो मार्ले सुधार।
आपको जो ज़रूरी है, जो हमेशा आते रहे वो मैं करा देता हूँ आपकी परीक्षा के हिसाब से। जो 1909 में मिंटो मार्ले सुधार आए थे, ठीक है। तो दरअसल ये लॉर्ड मिंटो जो हैं ये भारत के वायसराय थे और ये मार्ले भारत के सचिव थे। भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे वायसराय कहते हैं। ये पहले गवर्नर जनरल होता था। ये 1858 के एक्ट के द्वारा ही इसका नाम चेंज हो गया। 1858 के एक्ट के द्वारा नाम चेंज हो गया। किसका? गवर्नर जनरल का नाम चेंज होकर क्या हो गया? वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया? वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो भारत में कौन थे? वायसराय थे। और लॉर्ड मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। इन्होंने एक सुधार तैयार किए थे, तो इन्हें ही कहते हैं मिंटो मार्ले सुधार। ये बड़ी खतरनाक चीज़ तैयार किए थे इन्होंने। इसके द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी थी। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई? तो 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों के द्वारा दी गई थी। क्या? मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं? ये बहुत खतरनाक है। और इसके लिए मिंटो ने मार्ले को एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल भीषण होगी। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होगा तो उस इलाके में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम मतदाता ही उसे वोट कर सकेंगे और कोई उसे वोट नहीं करेगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि वो केवल मुस्लिम उम्मीदवार है तो मुस्लिम क्षेत्रों में ही विकास करेगा, शेष अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं करेगा और हमेशा के लिए वो मुस्लिम अन्य लोगों से दूर हो जाएगा। तो ये भारत में बहुत खतरनाक बीज बोए अंग्रेज़ों ने। और वो कहते भी हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। तो नाग का दांत होता है ना, जहर की थैली उसी में होती है। जब वो डंक मारता है तो वो छेरी फट जाती है और जहर चला जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। और इसके बाद आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1919 का आता है और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके बाद कौन सा है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। दरअसल ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। ये वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ये मॉन्टेग्यू भारत सचिव। कौन है? ये भारत सचिव। इन्होंने जो मिलकर सुधार किए थे उन्हें कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये 1917 से काम स्टार्ट हुआ था और ये 1919 के अधिनियम के द्वारा ये पास हुआ काम। हालांकि ये सुधार 1921 में लागू हो पाए। वो कोई भी काम इतनी देरी से करते थे कि कम से कम लाभ भारतीयों तक पहुंच पाए। तो 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें एक बात आपको सिर्फ याद रखनी है। क्या? ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो मुसलमानों को दी गई थी ना, इसका विस्तार कर दिया। किसमें? 1919 के भारत सरकार अधिनियम में या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में इसका विस्तार किया और ये सिखों को और ईसाइयों को भी प्रदान कर दी गई। ठीक है ना? ये सिखों को और ईसाइयों को भी प्रदान कर दी गई, खासतौर से सिखों को भी प्रदान कर दी गई। ये खतरनाक चीज़ है। मतलब अब सिखों में भी ऐसे ही होने लगा और अंत में अंग्रेज जाकर जब गोलमेज सम्मेलन होते हैं ना, तो यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों को भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तभी गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, उसे कहते हैं पूना पैक्ट।
क्या होता है? पूना पैक्ट। तो वो होता है 1932 में। मैं आगे चर्चा करूंगा उसकी, ठीक है ना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब किया गया? 1919, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कब आया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये अंतिम, भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला ये अंतिम सुधार था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में बहुत सारी बातें इस अधिनियम की भी शामिल की गई, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, 1919 में जो है, 1919 में जो रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। किस में लागू किया? प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। ये और ध्यान रखना, एक बार ये परीक्षा में आ चुका। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किसके द्वारा किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन का मतलब है ड्यूल सिस्टम। ड्यूल सिस्टम का मतलब है दो लोग शासन करेंगे। दो लोग कैसे? एक विषय आरक्षित होंगे, एक विषय हस्तांतरित होंगे। समझ गए ना आप? मेरी बात सुनिए, अंग्रेज बहुत लंबा खेल खेले भारत में। क्या किया उन्होंने कि भारत में विधानसभा, या जैसे विधानसभा की तरह सदनों की स्थापना की गई है ना, सदन बनाए गए। तो उसमें चुनाव हुआ, लोग विधायक बने, मंत्री बने। तो मान लीजिए इनको दे दिया एक विभाग उन्होंने कि आप साफ सफाई के लिए काम करेंगे, रोगों पर नियंत्रण करेंगे। ये प्रांतीय सूची का विषय मान लिया, लेकिन बजट आवंटित करेंगे वो लोग। तो आप कैसे कर पाओगे? रोगों पर नियंत्रण कैसे कर लोगे आप? तो एक ही विषय पर दो लोग शासन कर रहे हैं, उन्हें अधिकार मिले हुए हैं और आप अधिकार विहीन शासन कर रहे हो। आपको कोई अधिकार नहीं, आपके तो सिर्फ काम है, ठीक है ना, और उनको सिर्फ अधिकार है, काम कुछ नहीं। तो इसलिए ये द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया 1919 के अधिनियम से। अरे रोगों पर नियंत्रण कहाँ से करेंगे जब बजट ही नहीं देंगे? वो पैसा तो वो लोग आवंटित करेंगे ना। इसीलिए जो गैर महत्वपूर्ण विषय हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, वो आपको दिए गए। जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन्होंने अपने पास रखे, ठीक है। तो इसको प्रांतों में द्वैध शासन किससे लागू किया गया? 1919 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम में उन्होंने ये प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर कहाँ लागू कर दिया? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में लागू कर दिया। और 1935 के अधिनियम से ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। वैसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? बता दिया मैंने आपको, 1773 में। कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। लेकिन दिल्ली में केंद्र लेवल पर पहला सुप्रीम कोर्ट 1935 के अधिनियम से कहाँ बना? दिल्ली में बना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? दिल्ली। हालांकि ये सब मामले सुना करते थे भारत के, लेकिन इसके अलावा जो लंदन की प्रिवी काउंसिल है, लंदन में एक प्रिवी काउंसिल है, उसमें भी अपील की जा सकती है। अगर कोई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हारता है तो वो लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता है। अंतिम अदालत लंदन की प्रिवी काउंसिल ही होगी। कब? ये 1935 की बात कर रहा हूँ। जब तक अंग्रेज यहाँ रहे, 15 अगस्त 1947 तक, तब तक ये प्रिवी काउंसिल में अंतिम अपील की जाती थी, ठीक है ना। प्रिवी काउंसिल, ये लंदन की अदालत। अभी भी भारतीयों में ऐसे है, जैसे जिले स्तर पर अपराध होते हैं तो जिला न्यायालय सुनता है। जिला न्यायालय में अगर आप संतुष्ट नहीं है उसके डिसीजन से तो आप हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अंतिम अदालत नहीं है। आप चाहो तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका, क्षमा याचिका भेज सकते हो। वो उस पर आपको
हाँ भी मिल सकता है और ना भी, है कि नहीं। अभी ये तरीका है, पहले ये होता था, पहले ये तरीका था, जितने भी प्रेसिडेंसी स्थान से सब जगह न्यायालय थे, ठीक है ना, सभी जगह न्यायालय थे। सबसे पहले कहाँ बना? कलकत्ता में। इसके बाद मद्रास और बम्बई में भी प्रेसिडेंसी न्यायालय स्थापित किए गए। ध्यान रखना, पहले कलकत्ता में बना और कलकत्ता के बाद बम्बई और मद्रास में भी प्रेसिडेंसी न्यायालय स्थापित किए गए, ठीक है ना। पहले अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। कितनी प्रेसिडेंसियां थी? 3। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीनों में न्यायालय थे। और 35 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। किसकी? संघीय न्यायालय की। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है, जो अभी भी कार्यरत है। ये भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। मैंने आपको चार्टर एक्ट का इतिहास आज पढ़ा दिया। अब आ जाइए आप, तो अब समझ गए आप, भारत के संविधान का निर्माण कोई एकाएक नहीं हो गया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। और चार्टर एक्ट ये 35 आखिरी है। जब तक अंग्रेज भारत में रहे, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ये बना रहा। ये अब तक के सभी अधिनियमों में सबसे विस्तृत था और इसकी बहुत सारी चीज़ें संविधान में हूबहू शामिल भी की गई। अब संविधान सभा का मैंने आपसे बोला ये 35 का साल है ना, और 35 के बाद अंग्रेज 4 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में फंस जाते हैं 1939 में, और 45 तक वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी रहते हैं। वो बहुत बुरे फंसते हैं, वो जीतते जरूर हैं लेकिन उनकी स्थिति हारे से ज़्यादा खराब रहती है। वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, है ना। और अब भारत में भी बहुत सारे आंदोलन चले और उन आंदोलनों की वजह से जनता भी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गई और भारतीयों और विदेशियों के शासन में फ़र्क करना भी सीख गई। एक अलग बात, एशिया के देशों का प्रभुत्व भी अब यूरोप के देशों पर पड़ने लगा। मतलब जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को हरा दिया। रूस का कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है और कुछ एशिया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, तो हम भी एशिया में रहते हैं और जापान भी एशिया में, तो हम बहुत खुश हुए इस बात को लेकर कि अगर ये काम जापान कर सकता है इतना छोटा होकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। कुल मिला के भारत की बड़ी आबादी अब तैयार है संघर्ष के लिए। आज़ादी की मांग व्यापक स्तर पर उठने लगी। गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत में 1917 से जो आंदोलनों की शुरुआत हुई, वो उनके अंतिम आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ समाप्त होती है और भारत की जनता को स्वयं ही अपना नेतृत्व करने की अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। भारत छोड़ो आंदोलन में किसी भी व्यक्ति ने जनता का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ लोगों ने भूमिगत रहकर काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तो अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो गए, दूसरी बात जनता में ये बात बैठ गई कि अब हमें भी आज़ादी चाहिए और वो उसके लिए भी तैयार थे। सो अंग्रेज़ों ने ये अच्छा समझा कि अब कोई और तरीका नहीं है, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। उसकी कई वजह, थोड़ी बहुत जो कसर रही वो 1946 में जो नौसेना का विद्रोह हुआ उसने और पूरी कर दी। तो नौसेना का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों के दिमाग में एक बात और बैठ गई कि अब विद्रोह जनता से निकलकर सेना में भी फैल चुका है, ठीक है। तो अब इस सब परिस्थिति को देखकर उन्होंने भारत के लिए आज़ादी की बात सोची और इसीलिए 1946 में वो तैयार हुए संविधान के निर्माण के लिए और इसके लिए कराए उन्होंने चुनाव। तो संविधान निर्माण के लिए आ जाइए अब। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने भारत में क्या कराए, 1945 में चुनाव होते। चुनाव तो इससे पहले 1935 में भी हुए, ठीक है, जिनका परिणाम 1937 में आया।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में भी चुनाव हुए, और इससे पहले स्वराज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, आपको याद होगा तो 22-23 में। तो चुनाव तो हुए। अब चुनाव हुए भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए। पहली बात सुनिए, अब भारत में किसका निर्माण होना है? संविधान सभा का निर्माण होना है, और संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। क्या हुए? चुनाव। अब चुनाव में क्या तय किया गया कि 10 लाख की आबादी पर, ध्यान रखना, कितनी आबादी पर? 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है ना? 10 लाख की आबादी पर क्या व्यक्तियों का चुनाव? एक व्यक्ति का चुना जाएगा चुनाव। और संविधान सभा का निर्माण जो हुआ वो मैंने आपको अभी बताया, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अब चुनाव हुआ। ठीक है ना? कैबिनेट मिशन। अगर आपसे पूछे भारत में ये अंतिम मिशन है अंग्रेजों का 1946 में, 47 में तो वो यहाँ से चले गए। तो कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए, और पूरे देश के लिए 389, पूरे देश के लिए कितने स्थान तय किए गए? 389 स्थान तय किए गए। ठीक है ना? पूरे देश के लिए कितने? 389। मैंने बोला पाकिस्तान ने बार बार इस काम में अवरोध पैदा किया, संविधान निर्माण के कार्य में अवरोध पैदा किया। अवरोध पैदा किया, पटेल साहब भी नाराज हुए, और एक बार तो उन्होंने खुद ये कहा कि हमें नहीं पता कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से इतना कांग्रेसी दुखी हो गए कि वो खुद ही विभाजन की कहने लगे। तो कुल मिला के देश का विभाजन हुआ, और संविधान सभा के सदस्य भी उधर। तो ये भारत और पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 300। और जब ये लोग चले गए तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हो गई 299, और इसमें 229 प्रांतों से चुने जाने थे, और 70 का चुनाव देसी रियासतों से होना था। 70 का चुनाव होना था देसी रियासतों से। मैंने आपको बताया 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में लमसम 562 रियासतें थीं। कितनी थीं? 562 रियासतें थीं। देश जब आज़ाद हुआ 1947 के पहले तो कितनी रियासतें थीं? 562। 3 और थीं बड़ी, तो कितनी हो गई सब? 565। जो 3 बड़ी थी उसमें एक थी जम्मू एंड कश्मीर, एक थी हैदराबाद, और तीसरी जूनागढ़। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। संविधान सभा के जो चुनाव हुए और जो संविधान सभा के सदस्यों का गठन हुआ, उसमें हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखें, लिख लेना है, इसने भाग नहीं लिया। मतलब इस चुनाव में किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। आपको पता है संविधान का निर्माण होता है तो लमसम 22 समितियों का गठन होता है। कितनी समितियों का गठन होता है? संविधान का काम जल्दी पूरा हो, संविधान का काम जल्दी पूरा हो तो कितनी समितियों का गठन हुआ? 22 समितियों का गठन हुआ। इसी में एक समिति जो प्रांतीय समिति थे उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष, है ना। नर्मदा नदी के किनारे उनकी बनाई गई है एक विशाल प्रतिमा, भारत की सबसे विशाल प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बात है। भारत में ऐसी महान विभूति पैदा हुई, धन्य है देश हमारा। और उनका बड़ा योगदान है इन रियासतों के एकीकरण में। किनका? सरदार पटेल का। सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान है इन रियासतों के एकीकरण में। वो प्रांतीय समिति के सदस्य थे,
ठीक है, प्रांतीय और रियासत जो समिति हैं एकीकरण के लिए जो बनी थी उसके सदस्य थे। ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा इन समितियों के बारे में, चर्चा आपसे करूँगा। मैं आपसे सिर्फ अभी संविधान की बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर इसका निर्माण चालू करूँगा मैं। तो कितने सदस्य अभी रह गए? 299। अब मैंने कहा इसमें हैदराबाद शामिल नहीं था, हैदराबाद, और देसी रियासतों के कितने सदस्य थे? 70। तो इन सब से मिलकर क्या बनी? संविधान सभा। या एक बात और बता दूं, इस संविधान सभा में 15 मुस्लिम मेंबर थे, 15 महिलाएं सदस्य थी। 15 संविधान सभा की 15 महिलाएं सदस्य भी थी, जिसमें सरोजनी नायडू हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृता कौर हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग थे। तो संविधान सभा में कितनी महिला मेंबर थी? 15 महिला मेंबर भी थी। ठीक है ना। ये देश के सभी भागों से आई थी, पूरे देश से आई थी। ठीक है ना। मैंने कुछ का नाम बताया, मैं बहुतों का नाम जानता भी नहीं, लेकिन टोटल कितनी थी? 15। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी ध्यान रहे तो संविधान सभा में पहली बार संविधान सभा में बोलने का मौका, पहली बार संविधान सभा में बोलने का मौका मिला है आचार्य कृपलानी को, JV कृपलानी। संविधान सभा में पहला भाषण किसने दिया? आचार्य JV कृपलानी, आचार्य JV कृपलानी पहली बार बोले संविधान सभा में। अब आप मुझे ये बताओ कि संविधान सभा की जो संविधान लिखा है, वो संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है? संविधान की मूल प्रति। और दूसरी बात ये बताइए, संविधान सभा में लेखन का कार्य किसने किया? लेखन का चलिए, तो आप मुझे ये बताएं, पहले ये बताएं ये कहाँ रखा है मूल प्रति? तो ये ग्वालियर संग्रहालय में रखी है। ठीक है। और सुलेखन का कार्य किसने किया है? प्रेम नारायण है, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। इनका पुश्तैनी काम था, इनका पुश्तैनी काम था संविधान लेखन का, मतलब सुलेखन का, संविधान लेखन का, सुलेखन का पुश्तैनी काम था इनका। तो इनसे बोला गया कि संविधान को आप लिखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूं ये काम करने के लिए, पर इन्होंने कहा कि संविधान की हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मैं अपना नाम लिखूंगा। मान लिया गया। फिर इन्होंने ये कहा जो अंतिम पन्ना होगा मैं वहाँ अपने दादा का भी नाम लिखूंगा। तो कहा कोई बात नहीं, लिख दीजिए। तो इनके दादा का भी नाम लिखा है, और ये ऐसे बंदे हैं जो संविधान के हर पन्ने पर इनका नाम लिखा है, हर पन्ने पर। सुलेखन समझते हैं, अच्छा लेख हैं, सुंदर राइटिंग। तो संविधान की एक प्रति अंग्रेजी में भी है और एक प्रति हिंदी में भी है, दोनों में है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में, और ये ग्वालियर के संग्रहालय में रखी गई। ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको मैंने बताई। मैं आगे बढ़ूं? चलिए, तो संविधान सभा की जो बैठक है, वो बैठक हुई थी पहली दिल्ली में। अब सभी सदस्यों का चुनाव हो गया, अब बैठक हुई, तो उसकी बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, यहीं हुई। अब आप मुझे ये बताइए, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन हुए?
अधिवेशन बताइए जल्दी। बारह अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 12। पहला जो बैठक इसका हुआ था संविधान सभा की, पहली जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं हो पाया, अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई, और ये अस्थाई थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी वाली में स्थाई बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर यही रहे। और जो तीसरी बैठक हुई थी इसमें नेहरू जी ने पेश किया था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। तीसरी बैठक हुई थी, उसमें क्या नेहरू जी ने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। चलूं आगे। अब इस तरह से पूरा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पूरा संविधान 2 वर्ष 11 माह, पूरा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। जब ये बनकर तैयार हुआ तब इसमें थे 22 भाग। भाग कितने थे? अनुसूचियां थी इसमें 8। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और अनुच्छेद थे इसमें 395। अब मैं आपको संविधान की बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताऊंगा जो इसमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कई पुलिस में एक सवाल पूछा गया था कि संविधान में कितने भाग हैं? वहाँ 22 भी थे और 25 भी थे, 24 भी थे। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं ये संख्या 22 से आगे नहीं है, ये संख्या 22 ही है। ठीक है ना? इसके बाद जो बातें हैं वो इन्हीं में जोड़ दी जाती हैं, इन्हीं 22 भागों के अंतर्गत ही जोड़ी। तो तीन भाग इनमें और जोड़े गए तो ये कितने हो गए? अब 25 भाग। यही सही भी था। ठीक है ना? तो 22 के बाद संख्या नहीं बढ़ी है। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल देखिए। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है? दूसरे में नागरिकता, और तीसरे में मूल अधिकार, और चौथे में है क्या? नीति निर्देशक तत्व। और उसी चौथे में एक पार्ट और जोड़ा गया, चौथा का, 4 का। ठीक है ना? चौथा भाग तो था ही भाग का, और उसी में 4 का जोड़ा गया, ये एक नया भाग जोड़ा गया, और इसमें जोड़ दिए मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है? तो ये बढ़ गया। ऐसे ही 90 भाग में है ना, तो इस तरह से ये बढ़ा है। मतलब
गिनती आगे नहीं गई है, इन्हीं के अंदर बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे ही अनुसूचियां हैं। तो ये शुरू में कितनी थी? 8, ठीक है ना, शुरू में कितनी थी? 8, और अनुच्छेद थे 395, और अब ये बढ़ के लमसम हो गए हैं 470। अब कितने हैं? 470। लेकिन मैं आपको इधर भी बता दूं, ये 395 के अंतर्गत ही शामिल किए गए, ठीक है कि नहीं? 395 के अंतर्गत। जैसे अनुच्छेद 21 है, 21 बहुत महत्वपूर्ण है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है उसमें। और उसी 21 में 21A बनाया गया, और वहां क्या रखा गया? शिक्षा का अधिकार, तो वो भी बना दिया मूल अधिकार, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर एक और रखा, बताइए क्या रखा है? राइट टू प्राइवेसी। हाँ, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 में अनुच्छेद 21 में वहीं पर एक चीज और रखी, निजता का अधिकार। बोल नहीं रहा हूं, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। पहले इसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कि प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में ये माना कि ये प्राइवेसी भी है कि नहीं? है नहीं प्राइवेसी? आप खाना खा रहे हो, है ना, और उस समय कोई आपको पीटने लगे, तो आप समझ रहे हो ये खतरनाक चीज़ है। तो हर किसी की, व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी होती है ना, पर्सनल चीज़ होती है। जैसे बड़े, हमारा आपका तो इतना नहीं है, हम और आप इतने महत्वपूर्ण पद पर नहीं हैं, लेकिन जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनकी अपनी प्राइवेसी है, वो निजी बातें टेलीफोन पर करते हैं। अगर उनकी कोई बात पब्लिक में लीक की जाए तो उनकी छवि नहीं खराब होगी। तो इसी को कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। उनकी निजी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में पहले एक बड़े नेता थे, उनको लेकर ये मामला बहुत उछला था, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनकी टेलीफोन की रिकॉर्ड की थी, तो बहुत हल्ला हुआ था। ये दरअसल निजी बातों से संबंधित है, जैसे निजता का अधिकार बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी। आ जाइए, तो संविधान में कितने भाग थे? शुरू में 22, अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, अनुच्छेद कितने थे? 350। अब ये और यहीं पर आगे कर लेते हैं आपसे, जो ये 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, इन चारों को यहीं करें, उसके बाद शुरू से स्टार्ट करें। जो 4 बढ़ी हैं वो कौन सी हैं? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो बढ़ी है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और 12वीं भी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ये 92, 93 एक ही है, ठीक है। 93 में ये लागू हुआ, 93 में ही लागू हुआ। तो ये 4 हो गई अनुसूचियाँ। 8 पहले से थी, 9वीं पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 10वीं 1985 में, फिर 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं 74वां संविधान संशोधन। ये और लिख लेना, ये जो 10वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में ऐसे अधिनियम और कानून हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं कह रहा हूं आपसे, ये निर्णय अब पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो पहले कानून पढ़े थे 9वीं अनुसूची में वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि अब इसके बाद अगर इसमें कोई भी कानून डाला गया तो अब उसका भी किया जाएगा पुनर्अवलोकन।
दोबारा से उसकी भी क्या होगी, सुनवाई। तो 9वीं में ऐसे अधिनियम जिनकी विधि मान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 10वीं में फिर क्या है, दल बदल। 10वीं में क्या है, दल बदल। और 9वीं में है पंचायती राज, और 12वीं में है नगर पालिका। ठीक है। 9वीं में ऐसे कानून और अधिनियम जिनकी विधिमान्यता का परीक्षण नहीं किया था। ज़्यादातर राज्य कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में ही डाल रहे थे। इसमें बहुत सारे कानून देश के आज़ाद होने के बाद पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से मना कर दिया तब से अब इसमें नहीं पड़ रहा। 10वीं में दल बदल है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जिस पार्टी से चुनाव लड़के आया है, अगर उस दल को बदलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, किसके तहत, दल बदल के तहत, और उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना। अगर दल बदल कानून पर निर्णय कौन करता है, ठीक है, दल बदल कानून पर निर्णय कौन करेगा, अगर सदस्य लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष, और सदस्य विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष। सदस्य जिस सदन का है उसी सदन का अध्यक्ष या सभापति उस दल बदल के कानून पर फैसला करेगा। ठीक है। और 11वीं में क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना हुई और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। कौन सी है, त्रिस्तरीय। आज इतना ही, कल इससे आगे बात करूंगा।